देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर एशिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुबारतुलाई। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको डिस्कवर एशिया में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं साइम खान राज साहब, जो कि एक मायानाज शायर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर और अपने आप में माशाल्लाह से बहुत कुछ हैं। तो इनसे आज हमारी बैठक का मकसद ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, इनकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं उस पर हम बात करें कि आया कि मेंटल हेल्थ बेसिकली है क्या, उसके इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो क्या हैं, क्यों हैं और उनको हम किस तरह कम कर सकते हैं। बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या चीज़? मैं इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से करता हूँ कि जो आम इंसान है उसकी ज़िंदगी में, उसके फ़ेल में थोड़ा सा तज़ाद पैदा हो जाए और वो उन चीज़ों को ठीक से ना कर पाए और सोचने समझने की सलाहियत में कहीं ना कहीं थोड़ा ही बहुत रद्दोबदल आ जाए, तो उसको मैं समझता हूँ कि वो ज़हनी इज़्तिराबियत है, जिसे हम मेंटल इश्यूज़ का नाम अक्सर ले रहे होते हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने परवान चढ़ती हैं और इसमें आजकल जो मैं चीज़ें महसूस करता हूँ कि हमारे नौजवानों की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा है। नौजवानों की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि हम एक तो सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल, और फिर दूसरे लोगों को जब हम देखते हैं तो इस तरह से होता है कि दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि हमें भी वो चीज़ें मुयस्सर होनी चाहिए, जबकि हर इंसान को अपने बसात के मुताबिक देखना होता है और ज़िंदगी जो है बुनियादी तौर पर यही है। मैं अक्सर ज़िंदगी की भी जब तारीफ़ करता हूँ मैं यही करता हूँ कि ज़िंदगी इंसान के अपने फ़ेल का नाम है। जैसे जैसे आप ज़िंदगी को लेकर आगे जाना चाहते हैं वैसे वैसे ज़िंदगी आपको लेकर जाती है। वैसे मुझे शेर एक याद आ गया उस पर, ज़िंदगी पर, अहमद फराज का है कि जो नहीं, मुझे पहले मैं आपको जॉन एलिया का सुना देता हूँ कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो जॉन एलिया ने इस पर कहा। तो एक और शायर ज़िंदगी पर, जो कि हर बंदे ने अपने, मैंने पहले कहा कि अपने फ़ेल का नाम है, तो एक और शायर का मुझे शेर यहाँ पर याद आता है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। अहमद फराज का शेर मुझे यहाँ पर याद आया कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हर शायर ने अपने नज़दीक अपने मुताबिक ज़िंदगी की तारीफ़ कर दी। तो इसी तरह जो ये ज़हनी इज़्तिराबियत की कैफियत होती है, तो हर इंसान की एक अपने ज़ाविये के मुताबिक, अपने तौर तरीके के मुताबिक होती है और फिर उसको बस समझना होता है। यानी आप जब गुफ्तगू करते हैं किसी से, नौजवानों की तादाद मैंने इसीलिए कही कि वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते हैं, और लेकिन ये बहुत जल्दी है। आप जब एक दूसरे को देखकर उससे सबकत ले जाना चाह रहे हैं तो उस जैसी क्वालिटीज़ जो हैं, उसकी जो खूबियाँ हैं, उनको भी अपनाने की ज़रूरत है, ज़रूरी है। ये एक चीज़ और भी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी बहुत इस नहज पर है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान मौजूद हैं लेकिन उनके पास रोज़गार मौजूद नहीं है। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स इस तरह के आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें कुछ इस तरह का बताया जाए कि हम स्किल्स हासिल करके कुछ कमा लें। कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम स्किल्स हासिल ना करें, बस हमें कुछ ऐसा मिल जाए शॉर्टकट। देखिए जो ये शॉर्टकट का दौर है, ये शॉर्टकट का ज़माना तो है, लेकिन शॉर्टकट इंसान को किसी जगह तक नहीं पहुंचा पाती। एक मरतबा मेरे पास स्टूडेंट में अक्सर बात करता हूँ, शॉर्टकट नहीं बल्कि स्किल्स पर काम करके आगे बढ़ें तो आपको एंग्जाइटी भी नहीं होगी, रोज़गार भी मिल जाएगा, तमाम तर मसाइल जो हैं उसका हल आपके पास ही हो जाता है। अब देखिए कि एक मरतबा एक स्टूडेंट मेरे पास आई आकर कहती है सर मेरे साथ एक स्कैम हो गया। देखिए कितने अजीब अजीब से स्कैम्स हमारे सामने होते हैं। कहती है सर स्कैम हो गया। मैंने कहा क्या स्कैम? कहती है सर एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर आया, उसने कहा कि 100 रुपया इन्वेस्ट करें 200 रुपया मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ होता है कि वीडियो देखें और पैसे कमाएं। तो कहती है, मैंने कहा फिर क्या किया आपने? मैंने तो ये बताया हुआ था कि इन स्कैम्स का हिस्सा नहीं बनना आपने। कहती है सर मुझे पता था, जहन में तो चल रहा था, लेकिन क्या है थोड़ी सी लालच पैदा हुई। मैंने कहा कि मैं तो नहीं करती, लेकिन चलो थोड़ी देर के बाद फिर मैसेज आया। कहती मैंने फिर कहा चले 100 रुपया कौन सी बड़ी रकम है, मैं भेज देती हूँ। कहती 100 रुपया भेजा, थोड़ी देर के बाद मैसेज आया टिन टिन और उसके अकाउंट में 200 रुपया। कहती मैं बड़ी खुश हुई और हैरत भी हुई कि 200 रुपया बगैर कुछ काम किए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा शक था। मैंने फिर 500 रुपया भेजा। मैंने कहा इतना नहीं भेजती, ज़्यादा ना हो जाए। कहते मैंने 500 भेजा, तो थोड़ी देर के बाद मैसेज टिन टिन हुआ। फिर देखती क्या हूँ 1000 रुपया आ गया। लेकिन मैं बड़ी खुश, सब घर वालों को बुला लिया। मैंने कहा कि आज हमारी लॉटरी लग गई, बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ होने वाला है। तो कहते हैं घर वालों ने सबने 5-5 हज़ार इन्वेस्ट किया, 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अभी मैसेज आएगा, मैसेज आएगा। थोड़ी देर के बाद वो डीपी गायब हो गई, यानी उनको ब्लॉक कर दिया। अब इस तरह के जो स्कैम्स हमारे सामने होते हैं, तो इससे हटकर जब आप
फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, यानी आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। मैं क्योंकि फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, बच्चों को सिखाता भी हूँ साथ साथ फ्रीलांसिंग। तो आप जब ऑनलाइन रोज़गार के मौके हासिल करते हैं, लेकिन उनमें ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ये भी आकर कहते हैं कि हमारे पास तो स्किल नहीं है, उसमें क्या करें। तो एक मरतबा एक स्टूडेंट ने सेमिनार में गुफ्तगू करा था, काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए, तो एक स्टूडेंट ने मुझसे आकर कहा कि फ़ीमेल स्टूडेंट थी, कहती हैं सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मुझे बताएं मैं कैसे पैसे कमाऊँ। मैंने कहा कुछ तो होगा कोई स्किल। देखिए एक चीज़ ये भी है ना कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, अपना मुहासबा नहीं कर पाते कि हमारे पास स्किल्स मौजूद होती हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बस पैसे कमाने हैं। मैंने कहा कुछ तो है। कहती नहीं। मैंने कहा क्या करती हैं? और कहती सर खाना बनाना आता है और कुछ नहीं आता, जो हमारे यहाँ ख़वातीन का मशवरा है। तो मैंने कहा उससे भी आप पैसे कमा सकती हैं। कहती हैं वो कैसे? उनको ऑर्डर एक मिला बिरयानी का, तकरीबन 65,000 अमेरिका में एक खातून ने उनको ऑर्डर दिया। काफ़ी लंबी स्टोरी थी, बीच में हफ्ते 2-3 गुजर गए। तो उनको 65,000 का ऑर्डर मिला बिरयानी का, और रेसिपी के हवाले से उनसे काम था उनका। और उन्होंने बिरयानी जब दी, 65,000 अर्न किया। कुछ दिनों के बाद दोबारा सेमिनार हमने किया। मैंने कहा कैसे कमाया, क्या कमाया? कि सर बहुत कमा लिया, इतने पैसे हैं ऑनलाइन, बस खर्चा हो गया 5,000। मैंने कहा खर्चा कैसा? बाकी बातें तो मैं भूल गया। मैंने कहा खर्चा कौन सा हो गया? कहते चिकन लिया, मसाले लिए, चावल लिए, सब कुछ वो चीज़ें ली। मैंने कहा बिरयानी भी जहाज़ में भेज दी थी अमेरिका। कहती नहीं वो तो हमने घर में खाई। मैंने कहा फिर कैसा लॉस? कहती है हाँ सर ये तो ये भी प्रॉफिट था। मैंने कहा सारा ही प्रॉफिट है, यानी आप खा भी खुद रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। जिसके पास स्किल्स नहीं है, यानी उसने इतना ज़्यादा अर्न कर लिया, तो सोचिए जिसके पास स्किल्स होंगी तो वो कितना ज़्यादा अर्न करेगा। उसके लिए बहुत अहम चीज़ है कि आप स्किल्स हासिल करें। मैं खुद भी स्किल्स सिखाता हूँ, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फ्रीलांसिंग आप ये सीखें, सीख कर फिर ऑनलाइन अर्निंग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो आपने बात करी कि नौजवानों में बढ़ते हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह ये है कि हम सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें या फिर दूसरों से सब तक ले जाना चाहते हैं। जो हमारे पास एंग्जाइटी रेशो, अगर हम तमाम मेंटल हेल्थ को देखें उसमें एंग्जाइटी रेशो सबसे ज़्यादा है, तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए मैंने एक तहकीक पढ़ी थी कि 70% जो नौजवान हैं आजकल के, वो इज़्तिराबियत की कैफियत में मुब्तला हैं, एंग्जाइटी की कैफियत में मुब्तला हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह मैंने आपको ये बता दी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल। दूसरी वजह दूसरों से सबक ले जाने की उनकी ख्वाहिश रहती है। और ये जो ख्वाहिशात होती हैं, इंसान जितनी भी ख्वाहिशात हासिल करना चाह रहा होता है, आस पास हम यहाँ वहाँ हर चीज़ चाहते हैं, उसको देखा हम कहते हैं कि उससे आगे बढ़ जाएं, उससे आगे बढ़ जाएं। तो वो जो चीज़ें हैं ये सबसे बड़ी वजह होती है। किसी भी जगह पर जब आप देखते हैं तो ये इंसान के अंदर जब आ जाते हैं तो थोड़े से मसाइल जो हैं ये जन्म ले लेती हैं। तो मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ कि हमारे अंदर जो है वो एक चीज़ और ये भी पाई जाती है कि हम थिंकर नहीं बल्कि ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए आपके सामने भी और तमाम देखने वालों के लिए भी एक मिसाल मेरे जहन में यहाँ पर आ गई। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी किसी तकरीब में अगर जाना चाह रहे होते हैं तो तकरीब में जाते हुए हम अपनी अलमीरा ओपन करते हैं, खोलते हैं, खोल कर देखते हैं कि अब तकरीब में हमने ये लिबास ज़ेब तन करना है, खोल कर देखते रहते हैं, पहचानते हैं कि ये पहनूँ कि ये पहनूँ, ये पहनूँ कि वो पहनूँ, और काफ़ी देर तक वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो यानी हम वहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एक छोटी सी और चीज़ कि आप जब अपने जहन को एक आइडिया देते हैं, जब एक मकसद सेट कर देते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर चलता हूँ कि जब भी आपने एक मकसद सेट कर दिया तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि आप रात को, छोटी सी मिसाल है लेकिन कितनी बड़ी मिसाल है कि आपको पता चल जाता है कि हमने मकसद जब सेट कर दिया अपनी ज़िंदगी में तो कितनी ज़्यादा कामयाबियाँ हम हासिल कर सकते हैं इसमें। तो वो एक मकसद छोटा सा है कि आप रात को जब सोते हैं, आम औकात में स्कूल जाना है बच्चों ने, नौजवानों ने कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या अपनी जॉब पर जाना है, तो आम औकात में उनको पता है कि रोज़ का ही मामूल है और हमने जाना है फिर आना है, तो उनकी आंख जो है वो लग जाती है। और सुबह अम्मी भी आकर जगाती हैं, भाई बहन सब आकर जगाते हैं कि जाग जाओ अब स्कूल जाने का या अपने जॉब पर जाने का वक्त हो गया। तो आप कहते हैं कि 5 मिनट और सोने दें। अगर वहीं पर देखिए रात को हम एक मकसद सेट करें कि सुबह हमने ट्रिप पर जाना है या हमने कहीं पार्टी में जाना तो है, टाइम से पहले आंख खुल तो जाती है। हमारी आंख, हमने अलार्म लगाया होता है 6 बजे का, आंख खुलती है 5:30। तो ये एक चीज़ है कि आपने मकसद सेट करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी में। तो इसकी अगर हमारे सामने एक बंदा है उसमें एंग्जाइटी है, वो खुद उससे जूझ रहा है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे? बात करने वाले को कैसे पता चलेगा कि कोई एंग्जाइटी पेशेंट है? देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की आपसे कि ज़िंदगी इंसान के अपने फ़ेल का नाम है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ज़हन नशीन कर लें कि जब भी आप उससे बात करते हैं, तो मैंने ये पहले अपनी गुफ्तगू के तमहीद में ये बात की थी कि क्या होता है कि उसके फ़ेल और तज़ाद में जो है वो
फ़र्क आ जाता है, यानी अमल में फ़ेल में तज़ाद पैदा हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको एकदम से आप समझ आते हैं कि आम औकात में जो दूसरे लोगों से आप गुफ्तगू करते हैं उनसे उनकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा गहरा फ़र्क होता है, तो आपको वहाँ से वो समझ में आ जाता है। देखिए मुझे एक और यहाँ पर खूबसूरत सी कहानी याद आ गई, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, तमाम देखने वालों के साथ भी शेयर करता हूँ कि क्या होता है कि जब आप, चूँकि मैंने पहले कहा कि ज़िंदगी इंसान के अपने फ़ेल का नाम है, हमारे यहाँ ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। एक मरतबा एक बादशाह था, बादशाह के दौर की बात मुझे यहाँ पर अचानक से याद आ रही है। उस बादशाह के पास उसको एक किसी बंदे ने घोड़ा तोहफे में दे दिया। वो उसको पालता था, लोग भी उसके साथ मौजूद हुआ करते थे, लेकिन वो घोड़ा जो था वो कुछ खाता नहीं था, जो उसका खाने का सामान था वो खाता नहीं था। तो उसने काफ़ी कोशिश की बादशाह ने कि बंदों को तब्दील किया जाए, कोई नया बंदा आए वो उसको कुछ खिलाए पिलाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उसने कहा फ़लाँ ज़हीन बंदा, उसको बुलाया जाए, वो कुछ कर लेगा इस मामले में। तो उन्होंने उस ज़हीन बंदे को तलाश किया, बुलाया। कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद पता चला कि अब घोड़ा जो है वो घास या उसका जो उसकी खुराक है वो खाना शुरू कर गया है। बादशाह ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा उसको बुला कर तो लाया जाए, देखा जाए कि वो बंदा इतना ज़हीन है, कैसे उसने क्या किया। उसको जब दरबार में बुलाया गया तो उसको वो कहने लगा कि बादशाह ने पूछा उससे कि तुमने ऐसे कैसे, उसको क्या कर दिया, ऐसा क्या मंत्र पढ़ा उसके लिए कि वो उसने खुराक खाना शुरू कर दी। कहता बहुत अच्छा था ये, हमने मेहनत की। कहता हाँ ये बताओ कि वो घोड़ा है कैसा, अच्छा है कि नहीं। कहता बादशाह हुजूर घोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात मैं कहूँ आपको, सच बात ये है कि घोड़ा नस्ली नहीं है। उसको बड़ी गुस्सा आया, बरहम हो गया बादशाह। उसने कहा कि तुम मेरे घोड़े के बारे में कहते हो कि वो नस्ली नहीं। अब देखिए किसी को भी आप नस्ल के बारे में बोले उसको तो गुस्सा आता है। अब उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा नहीं बादशाह गुस्सा न करें, लेकिन आप तहकीक कर लें, मुझे लगता है वो नस्ली नहीं है। उसने कहा अच्छा, जिसने उसको तोहफा दिया था उसको बुलाया। उसने कहा नहीं नस्ली तो है, हुआ कुछ यूँ। अब उससे ये भी पूछा गया कि आखिर तुम कैसे कह सकते हो नस्ली नहीं हो। कहता जब उसको खुराक देता हूँ तो वो जगाली कर करके खाता है, जैसे गाय भैंस जगाली करके खाते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो जब उसको जिसने तोहफा दिया था उसको बुलाया गया, उसने कहा नहीं है तो नस्ली, लेकिन जहाँ ये पहले रहा करता था वहाँ जो भैंसें थीं, भैंसों के साथ इसको हम रखते थे, वो जब खुराक खाया करती थीं, ये भी उनको देखा करता था, तो वो उनकी आदतें यहाँ पर आ गई। तो बादशाह बहुत मुतासर हुआ उस बंदे से। उसने कहा तुमने इतनी छोटी सी बात से उसको पकड़ लिया कि वो बंदा जो है वो जो उसका घोड़ा है वो जगाली करके खा रहा है, तो तभी तुमने कहा कि नस्ली है या नहीं, चलो तुम्हें मैं इनाम देता हूँ। जैसे बादशाह इम्प्रेस होकर इनाम, तो उसको वो दूध, जलेबी और इस तरह की चीज़ें देना, पकवान देना शुरू कर दिए। उसने कहा कि ये तो अजीब बात है, जब भी बादशाह खुश होता है वो हीरे ज़ेवरात देता है, इसने हमें क्या दे दिया। कहता है कि आज के बाद तुम्हारा काम वहाँ का नहीं है, आज के बाद तुमने मेरी बीवी यानी इस मलका की खिदमत करनी है। उसने कहा ठीक है। अब मलका की खिदमत करता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर तलब किया, अब बताओ ज़रा मलका के बारे में, मलका कैसी है। उसने कहा बादशाह हुजूर मैंने देखा मलका बहुत रहमदिल है, सबको इनाम देती है, सबको ये करती है वो करती है, लेकिन एक बात है वो ये है कि वो नस्ली नहीं है। उसको बहुत गुस्सा चढ़ा, तलवार निकाली, उसकी गर्दन पर रख दी कि तुम मेरी बीवी के बारे में बोल रहे हो नस्ली नहीं। उसने कहा कि बात यह है कि है तो बहुत अच्छी, लेकिन जब भी वो किसी को आवाज़ देती है अपनी मुलाजमों को तो वो शिश 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 करके आवाज़ें देती है कि सीटियाँ मार मार के। उसने कहा कि अच्छा। उसने अपनी सास को बुला लिया, उसको कहा कि ये कहता है नस्ली नहीं है, आज बताओ क्या वजह है। उसने कहा कि है तो नस्ली की बात नहीं, असल में बात ये हुई कि आपके जो आबाओ अजदाद थे उन्होंने हमारे साथ रिश्ता जोड़ दिया था बचपन में, तो लेकिन क्या हुआ कि हमारी बेटी बचपन में ही इंतकाल कर गई, और अब ये बात हुई कि हम तो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे, लेकिन अब ये हुआ कि हमारी बच्ची नहीं थी, तो हमने ये किया कि एक चरवाहे की बेटी हमें नज़र आई बचपन में, छोटी सी थी, तो हमने उसको क्या किया कि वो ले पालक ले ली। तो यही वजह है कि ये चरवाहे की बेटी है, तभी सीटियाँ मार के आवाज़ें दे रही है। तो बादशाह मज़ीद मुतासर हो गया। उसने कहा कि इतनी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर नॉलेज है। तो उसने कहा कि आज के बाद तुम एक काम करो। अच्छा, फिर खुश होकर फिर क्या किया उसने, उसको पकवान देना शुरू कर दिए, हीरे ज़ेवरात नहीं दिए, मिठाई और दूध जलेबी। वो फिर चुप हुआ। कुछ देर के बाद बादशाह डरते डरते बोलने लगा कि आज के बाद तुमने मलिका की भी खिदमत नहीं करनी, आज के बाद तुमने मेरी खिदमत करनी है। वो कहता है कि ठीक है। कुछ अर्से के बाद बादशाह डर रहा है कि कहीं मेरे बारे में भी कोई सच ना बोल दे। उसने तलब कर लिया, उसने कहा मेरे बारे में बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, मेरे बारे में क्या खूबियाँ खामियाँ हैं। कहता बादशाह आप बहुत रहमदिल हैं, मेरी बात पसंद आती है, फ़ौरन से आप इनाम देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप भी नस्ली मालूम नहीं होते। बादशाह और गुस्से में आ गया। उसके जो सिपाही थे वो सारे आकर उसको पकड़ लिया, तुम बादशाह के बारे में कैसे कहते हो नस्ली नहीं।
तो बादशाह को उसने कहा कि इसलिए क्योंकि जब भी कोई बादशाह खुश होता है, जो नस्ली बादशाह होता है, वो खुश होकर हीरे ज़ेवरात ये चीज़ें देता है। आप खुश होते हैं, मुझे दूध जलेबी देते हैं, ये किसी बादशाह का वतीरा नहीं बल्कि ये वतीरा किसी हलवाई का हो सकता है। उसने कहा कि ये क्या बात कर दी। उसने कहा कि हंसने लगा, कहका हो गया पूरे दरबार में। उन्होंने कहा कि क्या वजह है, बादशाह से तलब हुआ। उसने कहा कि मेरे जो आबाओ अजदाद थे बहुत पुराने उनका हलवाई का काम था, मुझे लगता है वही आदात मेरी यहाँ पर आ गई हैं। तो ये देखिए छोटी सी खूबसूरत सी कहानी, इसमें मज़ा ज़रूर है लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी बात हमें यहाँ पर ये सिखाती है कि इंसान की जो आदात होती हैं वो अपनी आदात से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे इंसान तक पहुँचा रहा होता है। इस बात का हमें उस वक्त इदराक नहीं होता, बाद में ज़रूर होता है, लेकिन तब तक वक्त गुजर गया होता है। तो इसी तरह जब इस तरह के हम जो पेशेंट्स होते हैं, जो जिन एंजाइटी का जो शिकार होते हैं, इस तराबियत का शिकार होते हैं, वो भी अपने तौर तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़े कर रहे होते हैं कि उनके यहाँ ये चीज़ पाई जा रही है, ये चीज़ पाई जा रही है, और इस तरह से उनका इदराक हो पा रहा होता है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब था आपका। तो एंजाइटी के बाद नेक्स्ट वापस रेशो आती है डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन की वजह क्या है, और अब कोई बंदा डिप्रेशन से जूझ रहा है तो हम उसको किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत ज़रूरी क्या है कि देखिए डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी वजह आजकल देखने में आ रही है। बहुत से लोग मुझे जब मिलते हैं, मैं देखता हूँ अपनी बातें, अपने दर्द मेरे साथ बयान करते हैं। उनको शायद यही लगता है कि वो दर्द, वो सारी चीज़ें जो है मैं उनको उसका जवाब अच्छे से दे पाता हूँ। तो बात ये होती है कि जब भी आपको कभी कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए तो ज़रूरी होता है कि उसके एक तो अगर खुद कोशिश करना चाह रहा है तो अपने दोस्त अच्छे बनाए। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ कि दोस्त अच्छे नहीं होते, यानी कंपनी अच्छी नहीं होती। जब कंपनी अच्छी नहीं होती तो वो अपने दर्द उनसे बयान नहीं कर पाता। तो ये ज़्यादा जो रेशो हम देखने में हमें मिलता है, ये जो हमारे यहाँ मर्द होते हैं उनके यहाँ ये रेशो ज़्यादा मिलता है। डिप्रेशन का शिकार वो बहुत ज़्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि वो अपना दर्द बयान नहीं कर पाते। इसके बरक्स जब आप फीमेल्स में ये रेशो देखते हैं वो कम है, वो इसलिए क्योंकि वो हर छोटी बात अपनी दोस्त से, अपने घर वालों से बयान कर रही होती हैं। आप देखिए कि आपके यहाँ भी, या जो भी फीमेल्स अभी यहाँ पर देख रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर ये बात करें तो घर में अगर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं तो क्या है कि घर की सारी बातें अपनी फ्रेंड से बात करेंगे, सर्कल में फैली होती है कि आज हमने रजिस्टर मैंने लिया, घर में मैंने ये होमवर्क लिखा, मैंने घर में ये चीज़ बनाई। हर चीज़ जो है एज इट इज़ वो अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर रही होती हैं। तो इसका क्या होता है कि वो जो ज़हनी दबाव होता है वो सारा कम हो जाता है। जबकि मर्द हज़रात के यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, उनके यहाँ इजहार नहीं है। जबकि आप जब फीमेल्स के यहाँ देखते हैं तो उनके यहाँ इजहार बहुत ज़्यादा है, मर्दों के यहाँ इजहार नहीं है। तो इस वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उसमें आम चीज़ है कि एक तो सोसाइटी आपकी बहुत अच्छी हो, ऐसे फ्रेंड्स हों जिनसे आप हर बात शेयर कर पाएँ। आजकल तो चूँकि फ्रेंड्स से बात शेयर करने का नुकसान लोग समझते हैं कि कहीं हमारे राज उस पर अफशा होंगे तो कल को कोई हमारे लिए ही मसला ना हो जाए। तो यानी इसमें बड़ी वजह यह है कि यकीन और एतमाद का सिलसिला बहुत ज़रूरी होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन हैं, उनका अपने बच्चों के साथ एक ताल्लुक़ जो है वो बहुत अहम होना ज़रूरी है। जब आप वालिदैन का, मैं अक्सर ये चीज़ें मुशाहिदात मेरे चूँकि ज़्यादा रहते हैं सोसाइटी में, हमारा यहाँ वहाँ जाना होता है, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का ये जो मामला है उसमें ज़्यादा किरदार है पेरेंट्स का। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को खुली छूट दे देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा उस पर सोचते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं कि आज क्या हुआ। तो इसका अहम हल ये है कि अपने बच्चों को बिठाएं, छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है, उसको साथ बिठाकर पूरे दिन की बात उससे पूछें। जब पूरे दिन का उसको हाल अहवाल अपने वालिदैन को वो बताएगा तो जब उसके साथ कोई ऊंच नीच हो भी जाती है तो वो भी आपके सामने शेयर करेगा, क्योंकि उसका एक एतमाद बना हुआ होगा। यानी यहाँ पर जो सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह में हमारे सामने जो आती है वो यही है कि एतमाद का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपने जनरेशन गैप को भी फुलफिल कर दिया कि जो हमारे दरमियान जनरेशन गैप है वो भी एक तरफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जाता है। क्योंकि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के बाद से दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आई, तो जहाँ ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आई उसने लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को जन्म दिया कि लिबरल्स ज़्यादा फैले। तो लिबरल्स का एक मानना है कि LGBTQ कंसेप्ट, तो आप उसके बारे में हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पर हर सोसाइटी में, हर माशरे में ये हर तरह के कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। आप देखिए कि हमारी जो यहाँ पर सोसाइटी है इसमें बहुत से और भी नज़रियात हमारे सामने आते हैं। अब नज़रियात पर आप इख्तिलाफ़ करते हैं और ज़रूर करना भी चाहिए। देखिए कि इख्तिलाफ़ वहाँ पर होता है जहाँ पर पढ़ी लिखी सोच, पढ़ी लिखी ज़हनी सतह मौजूद होती है। जब इख्तिलाफ़ नहीं होगा तो वो मुआशरा आगे नहीं बढ़ पाता।
अब मैं इस सोच को तो बिल्कुल भी किसी तौर पर भी अच्छा नहीं समझता हूँ, और लेकिन नज़रिया है बुनियादी तौर पर किसी का, हम उससे इख्तिलाफ़ ज़रूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि करना भी चाहिए। इसी तरह बहुत सी और चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत से नज़रिया, जिस तरह हमने देखा कि 1947 में पाकिस्तान बनने के लिए एक नज़रिया पेश किया गया और उस नज़रिए पर उन्होंने लोगों तक पहुँचाई वो बात, लोगों को पसंद आई और इसी वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इसी तरह बहुत से नज़रिया, मेरा नज़रिया जिस तरह से ज़िंदगी का नज़रिया मैंने आपके सामने पेश किया, अब वो तमाम लोग देखने वाले जो हैं उनको जब ये चीज़ें पता चलेंगी, उनको अच्छा लगेगा तो उस नज़रिए को वो फॉलो करेंगे, जिनको नहीं लगेगा वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, इस कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल भी मैं किसी तौर पर भी इसको मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। मेरे नज़दीक ये कॉन्सेप्ट किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर जो तहज़ीब व तमद्दुन ही बिल्कुल इसको कबूल नहीं करता, तो मेरे नज़दीक ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के लिए नासूर बन सकता है और नासूर बनता चला जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरा कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे अगर चलते हैं तो इस्लाम ने भी हमें इस चीज़ से मना किया। जैसे कौम लूत है, वो इस चीज़ पे थे तो अल्लाह पाक ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब इन लोगों को हम अपनी सोसाइटी से निकाल तो नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? जो इस कंसेप्ट के मानने वाले हैं उन्हें वापस नॉर्मल किया जाए। अच्छा, देखिए कि मैंने चूँकि इस्लाम के मतलब अभी मैं उसकी गुफ्तगू साथ में शामिल नहीं कर रहा हूँ, हवालों के बगैर बात कर रहा हूँ, ताकि लॉजिकली जो देखने वाले हैं उनको कुछ चीज़ें जो अंडरस्टैंड कर पाएँ। हम देखिए कि कुछ लोग जब आप उनसे इस्लाम के मतलब गुफ्तगू करेंगे तो वो थोड़ा सा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हमें तो ऐसी बात हो जो हमारी सोचो फहम पर असरअंदाज हो। तो अब हम वहाँ पर इस तरह बात मैं करता हूँ हमेशा से कि जो ऐसे लोग हमारे सामने मौजूद होते हैं, वो हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, बहुत से नज़रियात हमारे सामने होते हैं, तो उनके लिए अपना नज़रिया इतना पुख्ता बना लें। तो वो अपना नज़रिया तभी पुख्ता हो पाता है कि जब आप मुतालिया अच्छा करते हैं, मुतालिया वसी करते हैं, हर चीज़ को जब लेकर चलते हैं और अपनी ज़हनी सतह को आप बुलंद करते हैं, तो आप किसी तरह के भी लोगों के सामने जब बैठते हैं तो उनके साथ गुफ्तगू करके उनके सामने अपना नज़रिया पेश करते हैं, वो अपना पेश करते हैं, आपका इख्तिलाफ़ हो गया, आपने एक अच्छा नज़रिया पेश किया, वो उससे मुतासर हो सकते हैं। यानी किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका मुतालिया उसमें बहुत वसी हो। तो ऐसे लोगों से आप गुफ्तगू ज़रूर करें और आपकी जो राय है, यानी मेरी राय है कि ये नासूर है। अब कोई भी बंदा मेरे सामने उनके नज़रियात का आएगा, मैं उससे गुफ्तगू करने का अहल दूँगा, वो इसलिए कि मैंने उनके कुछ नज़रियात को पढ़ा हुआ है, उनके नज़रियात भी पढ़े हैं और मेरे पास अपने नज़रियात भी मौजूद हैं। जब उनसे उस पर गुफ्तगू होगी, अगर उन्होंने माना तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपना नज़रिया पेश कर दिया। यानी अपना हक, अपनी क्षमा जलाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। बेशक। ठीक है, ओवर थिंकिंग की तरफ से हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आए, तो इसको हम कैसे अपना सकते हैं और इसको किस तरह आगे बढ़ा भी सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कि पहले भी मैंने बात की थी ओवर थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, कि आपने देखा कि वो मैंने फ़ोन की मिसाल दी, रात को सोने की मिसाल दी, तो एक और मिसाल मेरे जहन में यहाँ पर आ गई। देखिए एक उसमें क्या है कि मुस्बत हिकमत अमली का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मुस्बत हिकमत अमली को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कामयाबियाँ आपके रास्ते में खुद आ जाती हैं, रास्ते खुद हमवार हो जाते हैं। जैसे कि वो कहानी खूबसूरत सी, नौजवान उससे रिलेट करेंगे, आप भी रिलेट करेंगी। क्या हुआ कि दो दोस्त एक गाँव से शहर की तरफ आते हैं। मैंने बारहा ये कहानी कहीं ना कहीं सुनाई है। दो दोस्त एक गांव से शहर में आते हैं पढ़ने के लिए, जो हमारे यहाँ आजकल ज़्यादातर यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उन दो दोस्तों ने किराए पर कमरा ले लिया और रात को शाम को रोज़ कोचिंग क्लासेस के लिए भी जाया करते थे। एक दिन शाम को कोचिंग क्लासेस के लिए जाते हुए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को रोक कर कहने लगा कि हम तो वो जो कमरा है किराए पर लिया हुआ, कहते उसका पंखा बंद करना हम भूल गए, आओ पहले बंद करके आए। दूसरे दोस्त ने कहा मालिक मकान जाने, उसका काम जाने, हमने किराया देना है, तो ख़राब होता है तो ख़राब होने दो, जाने दो, कोई मसला नहीं। उसने कहा नहीं, मैं बंद करके आऊँगा। दूसरा दोस्त बंद करने चला जाता है और फिर कोचिंग क्लासेस के लिए आता है। फिर वक्त गुजरता है, दोनों जो है उसमें कामयाब हो जाते हैं। जब टेस्ट होता है, टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, दोनों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, थोड़े दूर दूर इलाकों में चले जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि बुनियादी तौर पर इंसान थोड़ा सा लालची तो ज़रूर होता है, उनके जहन में ये चीज़ पैदा हुई कि गवर्नमेंट जॉब चूँकि कम अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी जॉब नहीं थी, उन्होंने कहा कि ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ तो कोई बिज़नेस किया जाए। तो दोनों ने जॉब दूर दूर रहकर छोड़ दी और बिज़नेस की तलाश में लग गए। एक दोस्त ने मेहनत की बहुत ज़्यादा और उसमें कामयाब हो गया। दूसरे दोस्त ने कभी एक बिज़नेस करता था, कभी दूसरा करे, कभी तीसरा करे, उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, तंग आ गया। उसने कहा मैंने जॉब भी छोड़ दी, अब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो एक दिन उसने इश्तिहार देखा अखबार में कि वो पुराना दोस्त, उसने इश्तिहार दिया हुआ उसकी कंपनी में, उसको एक मैनेजर चाहिए। उसने कहा ये अच्छा, कम से कम सैलरी भी अच्छी है, इसके पास चला जाता।
वो उसके पास जाता है, उससे गुफ्तगू होती है, दोनों पुराने दोस्त मिलते हैं। जब पुराने दोस्त मिले तो और अच्छा लगता है। तो वो जब मिले और उन्होंने गुफ्तगू भी की, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, तो मैं ज़रूर मैं मैनेजर रखूँगा। एक दिन शाम को मैनेजर है उसके यहाँ, शाम को वो फिर से टहल रहे थे। उस दोस्त ने जब उसके यहाँ मैनेजर है अपने बॉस से पूछता है कि मुझे ये बताओ, हम दोनों बहुत ज़हीन थे, कोचिंग क्लासेस के लिए जाया करते थे, लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम मेरे ऑफिसर हो, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मुलाजिम हूँ, मुझे ये बताओ आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ये क्या चीज़ है। उसने कहा कि इसने थोड़ा सा कहका भी दिया। उसने कहा तुम्हें याद होगा हम दोनों कोचिंग क्लासेस के लिए जाया करते थे। कहता याद है। कहता एक दिन शाम को जा रहे थे और मैंने कहा कि पंखा बंद करना हम भूल गए और बंद करके आए। कहता याद है। कहता तुमने कहा था मालिक मकान जाने और उसके काम जाने, लेकिन मैं बंद करके आया था। कहता बिल्कुल याद है। कहता तुम तब भी मुलाजिम की तरह सोच रहे थे, मैं तब भी मालिक की तरह सोच रहा था, यही वजह है कि मैं आज तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे मुलाजिम हो। यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव थिंकिंग इसको कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, मुस्बत हिकमत अमली आपके यहाँ होती है, तो आप क्या करते हैं कि आपकी ज़िंदगी हमवार हो जाती है और पूरी तरह से हर जाविये से कुदरत आपका साथ दे रही होती है और फिर आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं, उन्हें पता भी होता है कि हम ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, हमारे मूड डिसेबिलिटीज़ है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन वो ये चीज़ दूसरों को या अपने फ्रेंड्स को बताने से शर्मिंदगी फील करते हैं कि अगर हम पागल हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जी, मैंने पहले कहा कि ऐसे लोगों को चुनने की खुद ज़रूरत है कि अच्छे दोस्त चुनें। मैंने कहा कि अच्छे दोस्त अगर आपको नहीं मिल रहे तो अपने पेरेंट्स के साथ वो एक जो ताल्लुक़ है, जो रिश्ता है, उसको बहुत अच्छा बनाया जाए, उसको इस्तेवार किया जाए। उसमें किरदार बच्चे में मुश्किल हो जाता है। देखिए कि क्या होता है कि जो बेचारा डिप्रेशन से जूझ रहा है या बहुत सी और कैफियत में फंसा हुआ है, कोई मसला उसको आन पड़ा है, तो जब ये हमारे सामने पेरेंट्स का ताल्लुक़ बच्चों के साथ एक अच्छा नहीं होगा तो क्या होता है कि फिर वो बच्चे वो बात नहीं कर पाते, वो अपने दिल में रखते हैं। और फिर अगर किसी दोस्त को बताते हैं, उनका दिल कहाँ से या वो कहाँ से उनके नज़रियात ख़राब हो जाते हैं। जब वो अपने किसी दोस्त से वो अपने दिल की बात शेयर करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो यूँ हो जाता है कि वहाँ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। मर्दों में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं कि मर्द क्या करते हैं, उसकी बात पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसने ये जो बात की है, ये देखो अब छोटा है, मतलब एक तरह से हमारे यहाँ ये तशबीह दी जाती है कि तो लड़की बन गया है, इसके तो दिल में बात नहीं रहती। तो इस तरह से हमारे यहाँ मर्द को जो है वो बहुत मजबूत समझा जाता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। फीमेल्स में मैंने चूँकि पहले की रेशो आपको बताया, फीमेल्स का रेशो कम इसी वजह से है कि उनको आप देखें वो हर बात शेयर कर रही होती हैं। उसी तरह मर्दों को भी चाहिए कि वो हर बात शेयर करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि ऐसे लोगों को चुना जाए, नहीं तो वहाँ से और डिप्रेशन इंतज़ार करेगा। अगर ऐसा बंदा आपको मिल गया जिससे आपने बात की, वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस की जगह नेगेटिव रिस्पांस मिल गया, तो वो थोड़ी सी जो है वो मिसाइल का सबब बन जाता है वहाँ से। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी एक वीडियो जिसमें हमने बात की नौजवान नस्ल की, उनके इश्यूज़ की और बात की कि उनको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। हमारे गेस्ट स्पीकर थे साइम राज खान साहब। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। इंशाल्लाह इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।